हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप होंगे मस्त और तंदुरुस्त। मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट हिंदी माध्यम चरण में। तो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का पाठ्यक्रम का परिचय। और पाठ्यक्रम का परिचय क्यों जरूरी है, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि उस चैप्टर में क्या है, उस सिलेबस में क्या है, और उस पूरे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके में हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम परिचय में। तो विद्यार्थियों, जल्दी से चलते हैं हम आगे, जल्दी से बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो आगे क्या है बेटा, तो आगे हम देख रहे हैं ये हमारी सुंदर सी गणित की पुस्तक का प्रथम पेज है, जिसमें कक्षा 9वीं के लिए पाठ पुस्तक, और ये हमारे बाल गोपाल और बहुत सारे विद्यार्थी खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ किसान हमारे क्या कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर बने हुए विद्यार्थी जो आगे बढ़ के क्या बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। फिर यहाँ देखिए रेलवे के ड्राइवर आगे चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको भी खूब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके ऐसे ही आपको देश के प्रमुख संस्थानों में अच्छी अच्छी सेवाएं देनी है, और साथ ही साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब चूंकि 9वीं कक्षा पढ़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे। तो 9वीं कक्षा में है क्या, यानी कि आज हम मैथ्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास है कितने, तो पाठ का नाम और इधर क्रमांक देके रहा हूं। तो पाठ नंबर 1 कौन है बेटा, संख्या पद्धति, और पाठ नंबर 2 है आपका बहुपद। उसके बाद देखेंगे पार्ट 3 है निर्देशांक ज्यामिति, पार्ट 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पार्ट 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जी वैसे बहुत महान मैथमेटिशियन थे, तो उनके बारे में तो जरूर पढ़िएगा, है ना। वैसे ये चैप्टर काफी इजी है, एकदम छोटा सा आया और छोटा सा चैप्टर होकर चला जाएगा। तो विद्यार्थियों, अब आगे पार्ट जो छठा है यानी 6 नंबर पे, वो है रेखाएं और कोण। रेखाओं के बारे में तो आप जानते होंगे, जो स्ट्रेट लाइन जाती है, और कोण के बारे में जानते होंगे, जहां दो रेखाएं आपस में एंगल बनाती है। तो ओके, ये चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 7 और 8 और 9 और 10 के बारे में जानते हैं 12 तक। तो बेटा पाठ क्रमांक 7 की तरफ देख रहे हो, त्रिभुज। क्या बात है, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाले आकृति के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। और चैप्टर 8 यानी पार्ट 8, उसमें चतुर्भुज, यानी कि इनका हो गया है प्रमोशन। तो पहले था लाइन एंड एंगल, लाइन मतलब एक एक लाइन, दो दो लाइन की बात करेंगे। फिर अगर 3 रेखाओं से बने हुए या 3 रेखाखंडों से बनी हुई चीजें यानी त्रिभुज, एक लेवल बढ़ा। और फिर बेटा 9वीं क्लास में यानी कि 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का भी एक लेवल ऊपर, यानी चतुर्भुज, जो कि है हमारे पाठ क्रमांक 8 में। अब जब चतुर्भुज हो ही चुका है तो थोड़ा सा पूरा सर्कल बना ही लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा वृत्त, यानी कि चैप्टर नंबर 9। तो ये सारे के सारे अगर आप पढ़ लेंगे तो अब आएंगे हीरो, हमारे हीरोन साहब के बारे में। हीरोन भी मैथमेटिशियन थे, गणित के बहुत बड़े आविष्कारक थे। उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास त्रिभुज है ना, तो एक तो पहले फार्मूला याद करते थे, हाफ बेस इंटू हाइट, या हाफ आधार इंटू कितना लंब। तो इससे हम त्रिभुज का क्या निकालते थे, एरिया। तो उन्होंने एरिया निकालने का एक और मेथड बताया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कितना, हेरोन्स का सूत्र में। तो हेरोन्स का सूत्र इनडायरेक्टली चैप्टर किसके ऊपर होगा, यानी कि त्रिभुज का ही एरिया निकालने के ऊपर। तो 7वां और 10वां लगभग कनेक्टेड होगा, लेकिन यह होगा त्रिभुज कहां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें कोण कैसे होंगे, उनकी भुजाओं के बीच में सर्वंग संगता क्या होगी, या इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे हम आएंगे पार्ट वाला 10 में, तो हम त्रिभुज के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स कितना है, पार्ट 11, पार्ट 11 के बाद पार्ट 12, और पार्ट 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए हेरोन का सूत्र आपको क्या बताएगा, त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज के आगे भी तो बहुत सारी चीजें होती ना, त्रिभुज के आगे क्या क्या होता है, सर चतुर्भुज हो सकता है, उसके बाद वृत्त हो सकता है, कोण हो सकते हैं, उसके बाद सर्कल हो सकते हैं, यानी कि वृत्त हो सकते हैं। अब उसके ऊपर कितना, स्फेयर हो सकता है, आइसक्रीम खाने वाला जो शेप होता है, कोण हो सकता है। उसके बाद सिलेंडर भी तो हो सकता है, या अच्छा 2 सिलेंडर हम घर में भरते हैं, वो वाला भी उसी शेप का होता है, उसी शेप को सिलेंड्रिकल शेप कहा जाता है। तो इन सारे शेपों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम उसके सरफेस की बात करें तो वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो हो गया आयतन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। तो ये शुभ अक्षर होने के बाद अब 1 दर्जनवां नंबर, यानी कि 1 दर्जन, यानी कि 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर आपका कौन सा है, सांख्यिकी। इसका बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है सांख्यिकी आपका। सांख्यिकी में आप पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, कि सर मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, हम कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं,
इन सब चीजों के बारे में हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। अच्छा, सांख्यिकी सिर्फ 9वीं में नहीं है बेटा, ये 10वीं में भी आएगी, 11वीं में भी आएगी और आगे भी भविष्य में आएगी। तो लगातार 3-4 एक्सरसाइज तो इसी के रहेंगे और उसके साथ ही साथ आपको 3-4-5 कक्षाओं तक भी आगे काम आएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तब जब मैथ्स के साथ आप रिसर्च का भी करना चाहते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता। अच्छा, एक बात बताता हूं, इन चैप्टर का बड़ा सबसे खास बात बताऊं कहां कहां यूज होता है सांख्यिकी का। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर अगर कोई डाटा इकट्ठा करे, उस डाटा में अगर हमने एकदम सही डाटा कैलकुलेट किया, तो हम ये विजन लगा सकते हैं कि हमारे देश का आने वाला जो ग्राफ है इकोनॉमिक फील्ड में, यानी कि हमारा देश कितना तरक्की करने वाला है, ये आप पहले पता कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहूं, जैसे अभी हमारे यहां जैसे सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरे थे, तो उसमें एक एक पल यानी माइक्रो ऑफ सेकेंड्स के अंदर चंद्रयान में क्या हो रहा था, इन सब के बारे में जो डेटा इकट्ठा होता है ना, उससे समझिए कि वो डेटा का एनालिसिस करके जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहां से कितना लगभग 3.5 किलोमीटर, 3.5 क्या करीब 3.8 लाख किलोमीटर, वो भी 3.8 लाख किलोमीटर दूर बैठे चंद्रमा के पास अपने यान को उतारे होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा मैथ्स का कितना बड़ा उपयोग है। अब ये हो गया चैप्टर्स के नाम हमने पढ़े। अब हर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं विद्यार्थियों, सुनिएगा। तो पीछे वाले आप एक्सरसाइज पे देख ही रहे होंगे कि ये संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें हम देखने वाले हैं भूमिका। भूमिका के बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है आपको मालूम ही होगा कि जो परिमेय ना हो। तो याद करिए, अगर अपरिमेय के बारे में जानना होगा तो पहले हम आपको बताएंगे परिमेय के बारे में भी, उसके बाद ही हम लेके जाएंगे अपरिमेय के बारे में। उसके बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव का प्रसार। जैसे 10/2 है, तो 10/2 कितना 5 हो गया, लेकिन वही 2 के अपॉन में 10 हो गया, दैट इज कॉल्ड कितना 0.2। तो ये कैसे बनेगा, इनके बारे में हम जानेंगे इस वाले टॉपिक में। फिर बेटा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब उनके साथ ऑपरेशंस, यानी कि जैसे 5 + 2 है यानी प्लस करना, 5 - 2 है या इसके बारे में, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जब क्या कहलाएंगे संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पे जो संक्रियाएं होगी हम पढ़ेंगे बेटा इस टॉपिक में। फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 की पावर 3 है, उसके साथ अगर गुना हो जाए 2 की पावर फिर से 4, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 का जब गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, तो आपको जैसे उत्तर प्राप्त होगा 2 की पावर 7। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा घातांक का नियम, जहां घात आ जाएगी उसके बारे में। और फिर जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो हम एक रिव्यू देंगे कि पूरे चैप्टर में क्या था, इसे हम कहते हैं सारांश। तो सेम बेटा, आपने संख्या पद्धति यानी चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम अगली जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी हम आपको कंटिन्यू बताएंगे। तो देखा सेकेंड चैप्टर क्या है बेटा, बहुपद। बहुपद ही बड़ा समझ गए होंगे, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब जिसमें टर्म्स की संख्या हो। तो बहुपद भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और आपको सच में मजा आएगा बहुपद के बारे में। इसमें हम सबसे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस, यानी कि इसकी भूमिकाएं क्या है, फिर हम पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, फिर 2 चर वाले बहुपद क्या होते हैं, ऐसे विभिन्न चर वाले बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्य क्या होता है। तो वैसे थोड़ा सा बता देता हूं कि बहुपद का शून्यक वो होता है बेटा कि जहां बहुपद आपका क्या करे, शून्य दे दे, यानी x का वो मान जिस पे आपका बहुपद शून्य हो जाए। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपके बहुपद को 0 बना दे, वो x का मान आपका बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो बेटा ये पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यक नामक टॉपिक में। अब बहुपदों का गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड का एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे हैं, गुणन मतलब गुना होता हुआ और खंड मतलब टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ। तो अगर हमारे पास एक बड़ा बहुपद है, तो इस बड़े बहुपद को तोड़ दिया, फिर यहां से तोड़ दिया, फिर यहां से तोड़ दिया, तो 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 में भी तोड़ सकते हैं, और उन सबको गुना गुना के भाग में लिखें। अब जब इन चारों पांचों का गुना किया जाए तो हमारा मेन बहुपद आना चाहिए। तो ये चीज हम पढ़ेंगे बेटा बहुपदों के गुणनखंड में। फिर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने देखा है कि क्लास में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के बीच में, जैसे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + b² + 2ab, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, a² - b² - 2ab। तो अब जो ये होगा बेटा वो हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसभिकाओं में, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, ये सारे जो फार्मूले ना आपको यहां मिलने वाले, कहां, बीजीय सर्वसभिकाएं में। और फिर आप जानते हैं जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर सारांश मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों
इस चीज के बारे में तो आपको एक बात बताता हूं कि बहुपद में तो सच में मजा आने वाला है आपको बहुत ही ज्यादा। अब एक बात और बताता हूं, अगला एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति, सबसे द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इनके बारे में तो आपको बताऊं मैं, निर्देशांक ज्योमेट्री तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम सुना आपने? ओके, जो ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स रखना, उसके ऊपर उनकी लाइन खींचना, दो पॉइंटों को मिला करके एक लाइन का निर्माण करना या रेखाखंड का निर्माण करना, ये जो सारी चीजें ना बेटा, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आप निर्देशांक ज्यामिति में। किसमें पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति में। और खास बात आपको बताता हूं, ऑब्वियसली अब बहुत सारी चीजें होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि अगर किसी क्षेत्र में अगर हमने पॉइंट पुट करा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया है तो पॉइंट कहां पुट करेंगे, अगर दो पॉइंट हमने मिला दिया तो रेखाएं कैसे बनेगी, तीन पॉइंट मिला दिया तो क्या त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इन सब के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, इनका एक खास बात बताता हूं, निर्देशांक ज्यामिति का 10वीं कक्षा में भी है, 11वीं कक्षा में भी, और साथ ही साथ 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन तक चले जाएंगे ना, तब भी निर्देशांक ज्यामिति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और ये इतनी मदद करेगी ना, मैं क्या बताऊं आपको, सुनिएगा। जब आप साइंटिस्ट की तरफ बनेंगे या रिसर्च फील्ड में आप जाएंगे ना, तब ये चैप्टर बड़ा ही आपका काम आने वाला है। ये समझिए आपका हथियार है एक, कि जब आप बड़े रिसर्च करेंगे ना, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम जहां सॉल्व होगी ना, ये दिया कितना, निर्देशांक ज्योमेट्री का नाम का हथौड़ा, और वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। तो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद जब ग्राफ बनाने की बारी आएगी ना, तो ये चैप्टर आपकी मदद करने वाला है। तो बेटा अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगला एक्सरसाइज क्या है हमारे पास? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बेटा ये तो चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें फिर से पढ़ेंगे हम भूमिका। एक और खास बात, रैखिक समीकरण, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जब उसके ऊपर ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ पेपर पे या ग्राफ के स्क्रीन पे, तब आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा रेखा की तरह। तो ये बारे में पढ़ेंगे बेटा रैखिक समीकरण में। तो ध्यान दीजिएगा, नाम ही चैप्टर का दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, पी क्यू आप ले लें, है ना, या आप जेड डब्ल्यू ले लें, आपको जो अच्छा लगे आप वहां लीजिएगा। लेकिन ये चैप्टर गारंटेड आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बांधे रहेगा। वैसे समानता तौर पे हम कितना एक्स एक्सिस लेते थे और वाई एक्सिस लेते थे, तो एक्स और वाई के बीच में संबंध दर्शाते हुए ये चैप्टर आपको बताएगा एडवांस का नॉलेज। और बेटा साथ में हम सीखेंगे, अगर दो दो रैखिक समीकरण मिल गए, है ना, दो दो रैखिक समीकरण मिल गए, मान लो मेरे इस हाथ में एक रैखिक समीकरण है, इसमें है, तो बताओ दोनों को सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उनका हल कैसे निकालेंगे। तो इस बारे में पढ़ेंगे बेटा रैखिक समीकरण के हल के बारे में। और आप जानते हैं हर चैप्टर के बाद में लास्ट में सारांश, यानी कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने वाले हैं, आपके किस तरीके से सवाल पूछे जाने वाले हैं, इन सारे को हम जो गणना करेंगे बेटा वो क्या करेंगे? सारांश में करेंगे। एक बात और सुनिएगा, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अच्छा, यूक्लिड जी के बारे में मैंने बताया था, ये एक महान क्या थे? वैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो जब जब आप ज्योमेट्री की बात करेंगे, यानी कि ग्राफिकल चीजों के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, तो इनका नाम तो एकदम रिस्पेक्ट से लीजिएगा, इनका नाम रिस्पेक्ट से लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इनके नाम पे ही ये चैप्टर का नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्या नाम है बेटा? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो ये जो चैप्टर है ना, आपको क्या करेगी? बहुत सारे थ्योरी के बारे में बताएगी, यूक्लिड जी ने जो परिभाषाएं दी थी उनके बारे में बताएगी, उनके जो अभिगृहित होते उनके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो अभिधारणाएं हैं, परिभाषाएं हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ चीजें उनके पॉस्टुलेट्स हैं, जैसे कि ये कि रेखाएं एकदम सीधी होती है, साथ ही ये अनंत दूरी तक जा सकती हैं, ये हमें मालूम है, ये हमें बताया कि इन्होंने यूक्लिड जी ने। और यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय बहुत ही जल्दी शुरू कर देंगे, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो इनको थैंक यू बोलते हैं। चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज के बारे में। तो अगला चैप्टर क्या बेटा? रेखाएं और कोण। अब रेखाएं और कोण, मैंने बोला था यूक्लिड जी ने अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ाई, तो अब ज्योमेट्री का यूज करेंगे कितना? रेखाएं और कोण में। तो अब रेखाओं के बारे में, रेखाएं समानांतर हो सकती है, एक दूसरे को काट सकती है, पैरेलल हो सकती है, दोनों रेखाओं के बीच में कैसा संबंध हो सकता है,
क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इनके क्या क्या आधारभूत पद होंगे, क्या परिभाषाएं होंगे, सब पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे बेटा आधारभूत पद और परिभाषाएं, फिर पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब समझ गए ना, जो एक दूसरे को काट डाले उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो मतलब कितना एक दूसरे को नहीं काटे, तब उनके बारे में क्या क्या होगा यहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर उनके बीच में जो कोण बनते हैं, उनके युग्म अगर बने तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो टॉपिक है बेटा कोणों के युग्म। साथ ही साथ एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे एक रेखा है, इसके समानांतर में दूसरी रेखा है, तो उनके बीच में क्या संबंध होगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आप जानते हैं सारांश तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ये रहा आपका रेखाएं और कोण के बारे में पूरा दृष्टिकोण। और साथ ही साथ हम चलेंगे अगले एक्सरसाइज के बारे में, जहां आपको मिलने वाला है रेखाओं से एक लेवल ऊपर, कौन, त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सर्वांग क्षमता क्या होता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सर्व अंग समान हो, जिसके जिसके बेटा सारे अंग समान हो, उसको बोलते हैं सर्वांग क्षमता। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में हम पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर में। और बेटा जी, और हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां क्या है, यानी प्रमेय क्या है, और उन प्रमेय को हम प्रूफ कैसे करेंगे, क्या ऐसी कंडीशंस होगी जिसके कारण सर्वांग क्षमता प्रूफ किया जाएगा। तो यह है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां। और खास त्रिभुजों की बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये उसका गुण है। साथ ही साथ जैसे एक बात याद करिए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता था, दो भुजाएं बराबर होती है। अब दो भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमें जाननी है वो हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज के कुछ गुण नामक टॉपिक में। अब आगे बेटा, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए और भी कुछ जो कसौटियां होती हैं, यानी कि इनके लेवल के बाद जब ये पढ़ लेंगे तो उनके बाद जो यहां भी पढ़ा हमने सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां, तो यह सर्वांग क्षमता के लिए जो कसौटियां पढ़ा, उसके बाद त्रिभुजों के कुछ गुण पढ़ेंगे और इन दोनों को मिला करके जो कुछ और कसौटियां बनेगी वो हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की कसौटियों के लिए कुछ और कसौटियां। और लास्ट में आप जानते हैं सारांश तो हम करेंगे ही। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर चैप्टर के बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कि अच्छा सर आपने ये चैप्टर पढ़ा और इन चैप्टरों में ये चीज इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्स में ऐसे सवाल आने वाले हैं, साथ ही इतने मार्क्स के आने वाले, ये भी हम आपको बताएंगे। अब आगे की बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। अच्छा, चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले देखो, चतुर्भुज चार भुजा वाली आकृति, तो चार भुजा जिसमें होगी उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। अच्छा, चार भुजा होनी ही नहीं चाहिए, वो चार भुजाएं बंद होनी चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के बारे में। और एक बात बताता हूं, समानांतर चतुर्भुज के गुण। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, इनके बारे में बताता हूं। देखो, चतुर्भुज कैसा हो सकता है, कोई भी चार भुजा हो गई तो ये चतुर्भुज हो गया। अच्छा, ये कैसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते थे, ओके, बस चार भुजा होनी चाहिए। लो, ये बड़ा कर लिया, ये छोटा हो गया, ये ऐसा चतुर्भुज हो गया। लेकिन चतुर्भुज के बारे में एक बताता हूं, समानांतर चतुर्भुज, जिसमें कितना होगा, दो लाइनें समानांतर हैं, उसके बाद ये देखिए ये भी आपस में समानांतर है, तो ये हो जाएगी समानांतर चतुर्भुज। इसमें खास बात होती थी कि एक दूसरे के बराबर और ये दूसरे के बराबर होते थे। साथ ही साथ ये कोण इसके बराबर और यहाँ के जो कोण होंगे बेटा यहाँ के बराबर होंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कितना, समानांतर चतुर्भुज के गुण नामक क्या बने टॉपिक में। अब मध्य बिंदु प्रमेय एक होता है, इसी में एक मध्य बिंदु प्रमेय होता है कि अगर हमारे पास ये चतुर्भुज रहा, अगर ये हमारे पास चतुर्भुज रहा तो इसके बारे में अगर यहाँ पे मध्य बिंदु रहेंगे तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, इनके बीच में क्या रिलेशन होने वाले हैं, यदि इनके डायगोनल्स यानी कि इनके विकर्ण अगर आपस में मिलाए जाएं तो किस प्रकार की ये चित्र बनेंगे। याद करिए, बहुत बार पंडित जी अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए इस टाइप की आकृतियों का उपयोग करते हैं। तो ये कैसी चीज होती है, ये होती है बेटा समानांतर रेखाएं। और आपको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे इस चतुर्भुज नामक टॉपिक में। और साथ ही साथ लास्ट में सारांश तो आपके शिक्षक बताएंगे ही कि पूरे चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा उसका एक एक टॉपिक एक पॉइंट से लिख करके हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा क्या वो सार्थक चीज थी और क्या क्या चीजें हमसे छूट गई है। तब बेटा अगर ये चतुर्भुज हो जाएगा तो हम आगे क्या पढ़ने वाले, जल्दी देखिएगा आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन से, वृत्त नामक चैप्टर।
तो वृत्त नामक ये जो चैप्टर है, तो ये वृत्त में होता क्या है, तो इसमें देखिए वृत्त क्या होता है बेटा, एक सर्कल को बोला जाता है वृत्त, ठीक है ना। अब इसमें ऐसी चीजें होती है, कितना एक जीवा है, जीवा ने यहाँ पे कितना कोण आंतरित किया, यहाँ पे कितना कोण आंतरित किया, तो इनके कोणों के बारे में पढ़ना। तो ये है बेटा जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरित कोण, और साथ ही साथ केंद्र से जीवा पर लंब। अगर ऐसा ही एक सर्कल होता और जिसमें आपने कितना केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो क्या प्रॉपर्टी होगी, ये पढ़ेंगे बेटा हम सेकंड टॉपिक में। साथ ही साथ आपको बताता हूं समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, यानी कि अगर जीवाएं समान हो जाए, जैसे ये जीवा है बेटा और ये भी अगर जीवा है, अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरियों के बारे में, ये जो दोनों डिस्टेंस है किस टाइप से रिलेशन रखती है, ये भी आपको बताएंगे। और वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण, अगर हमारे पास ये कोई वृत्त होता और इस वृत्त में एक चाप होता यहां से लेकर यहां तक, तो अगर ये कोण पे किस प्रकार से कोण आंतरित करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और एक होता है बेटा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय नाम सुन रहे हैं, चक्र मतलब चक्का, और एक चक्का किस टाइप का होता है बेटा, तो एक सर्कल टाइप का। अब इस सर्कल में कैसी चतुर्भुज होंगी, क्या कंडीशंस होगी उनके बारे में, इस को बारे में जानेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज में। तो चक्रीय चतुर्भुज आप समझ गए, एक चक्के के अंदर एक चतुर्भुज या एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज, क्योंकि चैप्टर वृत्त का है तो आप समझ गए होंगे चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है। साथ ही साथ जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि इस पूरे चैप्टर के सारांश में आपको क्या मिलेगा। सारांश में आप पढ़ते हैं पूरे चैप्टर के बारे में एक और ओवरव्यू, कि पूरा चैप्टर में हमने ये सोचा था और ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको नोट्स बना के दे देंगे और साथ ही साथ बुक्स में भी आपको मिलते रहेंगे। अब विद्यार्थियों जल्दी से चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला बेटा, अगला है हेरोन। अच्छा, हेरोन खुद एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो गणितज्ञ साहब ने एक बात बोला कि अगर आपके पास त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो जानते ही हो, बोले हाफ गुना बेस गुना हाइट, तो बोले ये तो एरिया का फार्मूला है ही, लेकिन बताइए एरिया अगर ये किसी को परपेंडिकुलर नहीं मिले तब क्या, अगर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर की हाइट नहीं मिले, मतलब ये हाइट अगर नहीं दिया हो तब भी क्या निकाला जा सकता है। तब हेरोन साहब ने एक और फार्मूला बनाया इस चीज के लिए, किसके, भुजाओं को लेके, ए बी और सी। तो उनके लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि एक काम करिए आप ना, सबसे पहले इस भुजा को निकालने से पहले पैरामीटर निकाल लीजिए। पैरामीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और साथ ही साथ एक सेमी पैरामीटर निकालिए जो कि पैरामीटर का आधा हो जाएगा। तब क्या करेगा, एरिया का फार्मूला निकाल लीजिएगा कि ये सेमी पैरामीटर माइनस सेमी पैरामीटर माइनस का फर्स्ट जो साइड का लेंथ होगा वो, और फिर कितना साइड का लेंथ माइनस का कितना सेकंड वाला, और फिर कितना बेटा यही जो एस माइनस कितना, ये थर्ड वाला साइड यानी सी वाला। तो विद्यार्थियों इस बारे में हम जानेंगे किसमें, ये वाले चैप्टर के बारे में, और साथ ही साथ हेरोन्स के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है हेरोन के सूत्र के द्वारा। तो देखिए हेरोन का ये सूत्र है बेटा, ये सूत्र है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर में। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हेरोन्स के चैप्टर में ऐसी कौन सी खास बात थी जो हेरोन साहब को अलग से ढूंढनी पड़ी ये फार्मूला, और इसके फार्मूला ढूंढने के बाद क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पहले से इजी हुआ या टफ हो गया। तो ऑब्वियसली इजी रहा होगा तभी तो ये चैप्टर में डाला गया होगा। तो विद्यार्थियों हम ये पढ़ेंगे सारी चीजें हेरोन्स नाम के चैप्टर में, यानी हेरोन्स साहब के सूत्र के चैप्टर में। अब आगे ये बहुत अच्छी चीज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे एक बात बताओ, जैसे ये मेरे पास पेन है ना, अब ये पेन के चारों ओर मुझे ना पेंट करना है, तो एक बात बताइए पेंट कहां कहां होगा और कितने सरफेस पे पेंट होगा। अब मान लो ये पेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो लेता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के 2 रुपए, तो अब ये बताओ पहले टोटल एरिया निकालो, और एरिया का 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चला 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए इसके पेंट करने का खर्च हुआ। लेकिन खर्च करने का जो पैसा है उसको तो दे देंगे, लेकिन एक बात बताइए बिना एरिया के आप खर्च निकालेंगे कैसे, रेट वो दे देगा लेकिन एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो ये हम जानेंगे बेटा किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नामक चैप्टर में। अब आगे एक बात बताता हूं, एक लंब वृत्तीय शंकु के बारे में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए शंकु क्या होता है, आपको मालूम है ये वाली जो चीजें होती है वो शंकु कहलाती है। आइसक्रीम आपने खाई होगी ना, ये लीजिए आइसक्रीम वाली डंडे, या जो क्रिसमस ट्री होती है वो भी इसी शेप का होता है। तो हम पढ़ेंगे एक लंबीय वृत्त शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कि ये क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला ये हुआ बेटा। अब ये गोला किस शेप में हो सकता है, तो देखिए आपने क्रिकेट वाली लाइन देखी होगी, क्रिकेट में वो जो बॉलिंग करी जाती है ना, तो ये देखिए ऐसे धागे से वो सिले रहता है ना। अब ये जो धागे की सिलाई रहती है,
ऐसा क्रिकेट का बॉल रहता है। अब वो क्रिकेट के बॉल के ऊपर क्या सरफेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इन दोनों के किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो विद्यार्थियों, ये वाला चैप्टर भी आपके बहुत काम का आने वाला है। यानी कि कभी भविष्य में मान लो आपने फैक्ट्री डाली, अब उस फैक्ट्री में मान लो आपने फुटबॉल बनाने की एक फैक्ट्री डाली है और उस फैक्ट्री में अगर आपके पास डिफरेंट शेप, या आप खिलौने बनाने की फैक्ट्री डाल लो, ठीक है ना, बच्चों के लिए बहुत सारे आप चीजें बना रहे हो। आज जैसे हमने कितना एरोप्लेन बनाया, कार बनाया, बच्चों के लिए टॉय वाली चीजें बनाई, और साथ ही साथ आप चाहो तो बड़ी बड़ी बिजनेस में, लेकिन सरफेस पे पेंट तो करना पड़ेगा उसको अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए, या उसका सरफेस एरिया पता होना पड़ेगा, ताकि आप ये पता कर पाएंगे भविष्य में कि इस मटेरियल को कितना उपयोग करेंगे तो ये चीजें बन जाएंगी। जैसे कि मैं चाहता हूं, मैंने एक संदूक बनाने की फैक्ट्री डाली, संदूक, इट्स नॉट अ बंदूक, अच्छा बंदूक भी बना लेंगे, संदूक बनाने की फैक्ट्री डाली। अब मैं चाहता हूं संदूक बनाने के लिए जो मेरे पास स्टील की चादर है, अब वो कितना यूज होगा, अब जब वो बन गया है तो उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। और बेटा अब विद्यार्थियों एक बात और बताता हूं, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको पता है हम सारांश के बारे में जरूर पढ़ते हैं, यानी कि पूरे चैप्टर का सार क्या है, उस पूरे चैप्टर में आया क्या है, क्या क्या फार्मूले हमें याद करने हैं, किस किस टाइप के सवाल हम करते हैं, और ऐसी कौन कौन से डायग्राम थे या कौन कौन सी आकृति थी जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो विद्यार्थियों उम्मीद है पृथ्वी क्षेत्रफल और आयतन बहुत जबरदस्त आपको समझ में आएगा जब हम इस चीज को पढ़ेंगे, और इसमें 100 में से 100 नंबर लाने की हम कोशिश करेंगे। अब तो एग्जाम हो गए 80 नंबर के, तो अब तो 80 में से 80 आने चाहिए। 20 नंबर तो प्रैक्टिकल आपके एकदम जो एक्टिविटीज है, जो फाइल्स बनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जो अंतिम चैप्टर है वो सांख्यिकी है। इस चैप्टर को पढ़ना मैं बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पहले रीजन, अभी आप कोविड टाइम से गुजरे होंगे और कोविड टाइम में आपने देखा कि डेथ के जो आंकड़े थे, वायरस कितने तेजी से बढ़ रहा था, इसके बारे में डेटा, वायरस कितना तेजी से अपना रूप बदल रहा था, एक वायरस अपने दूसरे रूप बदल करके तीसरे रूप में, तीसरे से चौथे रूप में, ऐसी बहुत सारे शेप उसने बनाए थे। तो अगर इसका डेटा हमारे साइंटिस्ट को सही वक्त पे मिल गया होता तो बहुत जल्दी ये चीज रिकवर होती। अब ये डेटा निकालने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती रही, जिसके कारण हमें क्या वैक्सीन बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, और हमारे देश में और साथ ही साथ पूरे विश्व में बहुत सारी इस महामारी ने जाने ले ली। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ाई करेंगे इस सांख्यिकी चैप्टर को, तब आपको मिलेगा आंकड़ों से आलेखीय निरूपण, तब हम आपके पास बहुत सारा डाटा देंगे। अब वो डाटा सबके पढ़ने की बस नहीं की बात नहीं होती, आप तो चलो मैथमेटिशियन हो, आपने उस डाटा को उठाया और पढ़ लिया, लेकिन अब ये डाटा किसी साइंटिस्ट को देंगे, ये किसी ऐसे बायोलॉजिस्ट को देंगे जो उसके ऊपर रिसर्च करने वाला हो, लेकिन हो सकता है वो गणित का विद्यार्थी ना हो। तब आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो डाटा है, जैसे मान लो पहले दिन कोविड के केस 100 थे, दूसरे दिन कोविड के केस हो सकते हैं 1000 हो गए होंगे, अब 10 से 1000, अब 1000 के बाद हो सकता है उसने 10,000 का आंकड़ा पार किया होगा। तो वो किस तरीके से डाटा वेरी कर रहा है और कितना जल्दी वो फैल सकता है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे ग्राफ बना करके। तो ग्राफ क्या होता है, सामने देखने में बहुत इजी होता है और किसी और व्यक्ति को समझाना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सांख्यिकी में हम पढ़ने वाले आंकड़ों का क्या, आलेखीय निरूपण। क्या बेटा, आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण मतलब समझ गए ना आप, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के ग्राफ थे, क्या क्या चीजें हमने वैल्यू पुट करी और हमने कैसे उसके बार ग्राफ बनाए, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम सांख्यिकी नामक चैप्टर में। एक और खास बात आप बताइएगा, और ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना बेटा, इनको पढ़ने के बाद अब 9वीं कक्षा की सारे सिलेबस को जान जाएंगे। और एक खास बात बताता हूं, ये जो पाठ्यक्रम है आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे भी, अब जब एग्जाम्स में रिवीजन करने जाते हैं ना तो वक्त बहुत कम होता है, तो आप क्या करेंगे उस कम वक्त में हम कैसे हर चैप्टर के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये जो ओवरव्यू है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब क्या होगा कि आपने ओवरव्यू एक बार देखा, ये तो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आप देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और जैसी ओवरव्यू देखा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ने के लिए थी, तो इन चीजों में क्या क्या मुझे आता है आप जल्दी से टिक लगाएंगे, जो आपको नहीं आता उसके बारे में सर्कल लगा लीजिएगा, और उस जो नहीं आती हुई चीज है उसका आप फटाक से रिवीजन कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से कर लीजिए लाइक्स और सब्सक्राइब, और साथ ही साथ क्या करेंगे आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करेंगे विद्यार्थियों। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे अगली कक्षाओं में आपके पास अगले नए नए टॉपिक और नए नए चैप्टर लेकर के। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक हम लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय और टेक केयर।